हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट जीनियसेस। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का वो हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ लिया था एसिड के बारे में, बेस के बारे में और उनकी जो हमारे पास रिएक्शंस आती हैं, मेनली जो हमारे पास उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं उनके बारे में। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है एसिड्स की रिएक्शन मेटल के साथ। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि जो एसिड होंगे ना वो मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, एक तो सोल्ट बनाएंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से मेटल होंगे जो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ। तो हमने एक फर्स्ट चैप्टर में ट्रिक की थी जिसमें हमने सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड की बात की थी। तो ये हमारे पास ट्रिक थी। इसमें जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, इसके पहले पहले जो भी मेटल्स है ना वो सब के सब मेटल्स क्या करेंगी, यहाँ पे जब रिएक्शन करेंगी एसिड के साथ तो वो क्या करेंगी, वो यहाँ पर जो हमारे पास मेटल का जो एक सोल्ट है वो प्रोड्यूस करेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगी, यहाँ से इवोल्व कर देगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये तो हमें समझ आ गया। क्वेश्चन ये आता है कि मेटल का सोल्ट कौन सा बनेगा। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो एसिड है उसमें H प्लस तो प्रेजेंट है। अब H के अलावा वहाँ पे और क्या प्रेजेंट है, एक एनायन प्रेजेंट है और जो यहाँ पे हमारे पास मेटल प्रेजेंट है। तो जो मेटल होगी वो एनायन के साथ बॉन्डिंग करेगी और वहाँ पे वो क्या कर देगी, एक मेटल सोल्ट क्रिएट कर देगी। तो अगर जैसे कि हम यहाँ पे HCl लेके चलते हैं, इसकी रिएक्शन जब हम जिंक के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे H2 गैस निकलेगी। हमें कैसे पता चला, हमने यहाँ से बस H निकालना है और H को निकालने के बाद पीछे क्या रह जाएगा, जिंक रह जाएगा, क्लोरीन रह जाएगा। ओके, इनका हम सोल्ट बना देंगे। सेम ऐसे ही जब हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं जिंक के साथ तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, साथ में H2 गैस बाहर निकलेगी। अब H2 गैस का कंफर्म कैसे होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम यहाँ पे एक कैंडल को ले जाएंगे तब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर पॉप का साउंड निकलेगा। तो इस तरह से हमें कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पे H2 गैस क्या हुई है, बाहर निकली है। तो ये हमने यहाँ लिख रखा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम लाइटर लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे पॉप साउंड क्रिएट होगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन थी एसिड्स की, किसके साथ, मेटल के साथ। सेम इसी तरह से हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी बेस की भी, किसके साथ, यहाँ पर मेटल के साथ। अब यहाँ पे हमें दो चीजें क्लियर करनी है कि यहाँ पे जो बेस यूज करना है ना वो हमें ओनली NaOH का यूज करना है। ओके, और जो हमने यहाँ पे मेटल यूज करनी है ना, या तो हमने जिंक का यूज करना है या हमने एल्यूमिनियम का यूज करना है। हमारे अभी सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। इसमें क्या होता है कि एक हमने बेस फिक्स कर दिया, दो हमने मेटल फिक्स कर दी, तो इसमें भी सेम रिएक्शन वही होगी जैसा हमने एसिड में पढ़ा है। यहाँ पे भी एक मेटल का सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो बाहर निकलेगी। अब यहाँ पे सोल्ट कौन सा बनेगा, अगर जिंक लेके चल रहे हो तो जिंकेट बनेगा और अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम लेके चल रहे हो तो एल्यूमिनेट बनेगा। जैसे कि मैं जिंक की रिएक्शन करवा देता हूँ NaOH के साथ, तो इसके केस में यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। वहीं अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा देता तो यहाँ पे Na2AlO2 बनता, इसका नाम यहाँ आ जाता सोडियम एल्यूमिनेट। तब भी क्या होता, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती। तो ये हमने यहाँ पे एक रिएक्शन तो कर ली एसिड की, एक रिएक्शन हमने कर ली बेस की, किसके साथ, मेटल्स के साथ। सेम ऐसे ही हमारे पास एक रिएक्शन और आ जाएगी और जो ये रिएक्शन है ये ओनली एसिड के केस में होती है। इसमें हमने बेस वाला नहीं पढ़ना क्योंकि ये खुद बेस होते हैं। ओके, अब हम यहाँ बात करें एसिड की रिएक्शन तो वो हम करवा रहे हैं कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट क्या होते हैं, CO3 2 नेगेटिव और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, HCO3 1 नेगेटिव। तो देखो अब इसके केस में होगा क्या, हमें कैसे याद करना है, हमें सिर्फ इतना याद करना है कार्बोनेट रखा है या बाइकार्बोनेट रखा है तो एक तो वाटर निकलेगा, एक CO2 गैस बाहर निकलेगी और बाकी जो भी कैटायन एनायन बच जाते हैं उसका हमें सोल्ट मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे Na2CO3, मैंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लिया। जब इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते हैं तो एक तो हम यहाँ से H2O बाहर निकाल देंगे, एक CO2 बाहर निकाल देंगे। H2O बाहर निकल गया, CO2 बाहर निकल गया, पीछे क्या रह गया,
दो Na रह गए, दो Cl रह गए, तो हमारा सोल्ट क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ओके, सेम इसी तरह से ये रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ भी होगी, पर एक छोटा सा फर्क होगा, यहाँ पे ना अमाउंट का फर्क रहता है और कोई फर्क नहीं रहता, सेम चीज होती है। जैसे कि यहाँ मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। जब इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाइए तो आप देख सकते हो, यहाँ मैंने 2HCl यूज़ किया है, यहाँ 1HCl से काम चल रहा है। यहाँ डबल सोल्ट बना है यानी 2NaCl बना है, यहाँ ओनली 1 मॉलिक्यूल बनेगा NaCl का। ओके, तो यहाँ हम जब बेस की रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी बाइकार्बोनेट जो है उसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, तो हमने एक H2O निकालना है, एक CO2 निकालना है, पीछे जो बचेगा उसको हम क्या कह देंगे, वो हमारा सोल्ट होगा। अब इसमें जो CO2 होगा ना, वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ बाहर निकलेगा। ओके, और उसका भी हम टेस्ट कर सकते हैं। और उसका टेस्ट क्या होता है, ये हमने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम लाइम वाटर में से CO2 को पास करते हैं तो वहाँ पे मिल्कीनेस आ जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वहाँ मिल्कीनेस आ जाती है। अगर हम एक्सेस ऑफ CO2 को पास कर दें, उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में वहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है, इस वजह से वो मिल्कीनेस चली जाती है। ओके, तो ये टेस्ट होता है हमारे पास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का। तो यहां हमने देख लिया कि जो एसिड्स के होंगे उसकी रिएक्शन कैसी होगी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। अब हमारे पास एक रिएक्शन और आ रही है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, उस केस में जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो वो मिलके एक तो सोल्ट बना देते हैं, एक वाटर बना देते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे सोलवेंट बनता है, पर क्योंकि ये रिएक्शन हम सोलवेंट जो है हमारा वो वाटर चल रहा है, तो हम यहाँ पे वाटर में रिएक्शन करेंगे। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ HCl है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर। ओके, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम यहाँ रिएक्शन करने वाले हैं मेटल ऑक्साइड और एसिड्स की। अब जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो भी बेसिक इन नेचर होते हैं, तो यानी बेस ही हो गया एक तरह से। इसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करवा रहे हैं तो क्या बनना चाहिए, सोल्ट और वाटर बनना चाहिए। तो इस रिएक्शन में भी क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। अब इस रिएक्शन को हम याद कैसे करेंगे, उसे हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। हमने पहले मेटल की रिएक्शन करवाई थी एसिड के साथ, तो वहां पे मेटल का सोल्ट और हाइड्रोजन बना था। अब मेटल ऑक्साइड है तो वही मेटल का सोल्ट, तो हाइड्रोजन के साथ भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा, वो बनेगा। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो तो क्या बनता है, वाटर होता है वो। यानी कि सेम बिल्कुल वैसी रिएक्शन है। तो हम मेटल ऑक्साइड लेके चलेंगे, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल का सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। और जो मेटल सोल्ट होते हैं, सॉरी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, यहाँ हम एक बेस देख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, ये मेटल का ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाएंगे तो जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड होता है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सेम ऐसी हमारे पास एक और रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अब जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो एक तरह से ये भी एसिड और बेस की रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए, सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया था अभी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये एसिडिक होता है। ओके, ये एसिडिक, ये क्या है, ये एसिडिक इन नेचर है। क्यों, क्योंकि ये नॉन मेटल यानी कार्बन का ऑक्साइड है। और जब इसको हम क्या करते हैं, हम एक बेस में से पास करते हैं, ये वही रिएक्शन है जो अभी हमने की थी, हम CO2 का टेस्ट कैसे करते हैं। ओके, ये हमारे पास सोडा, ये हमारे पास लाइम वाटर आ गया, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बना है जो कि सोल्ट है, यहाँ पे वाटर बाहर निकला है। जो मिल्कीनेस वाली रिएक्शन थी ये वही है, तो ये भी क्या आ जाती है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाती है। तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास एसिड्स हैं, बेस हैं, इनमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है। ओके, तो अगर हम यहाँ बात करें, अगर मैंने अल्कोहल ले लिया और अल्कोहल में वाटर डालूँ, इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ, तब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। यानी अगर मैंने इस तरह से अल्कोहलिक सोल्यूशन ले लिया, अल्कोहल ही ले लिया मैंने, तो उसमें से इस तरह से अगर हम यहाँ पे सेटअप लगाएं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अगर मैं वाटर में ग्लूकोज डाल दूँ
तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। पर जैसे ही मैं वाटर में कोई सोल्ट डाल देता हूँ, एसिड डाल देता हूँ, या जो जो बेस डिसोल्व हो सकते हैं वो डाल देता हूँ, उस टाइम पर वहाँ पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए। अगर हमारे पास कोई सॉलिड सिस्टम है तो उसके लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो सब हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखेंगे। और अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो उसके केस में हमें फ्री आयंस चाहिए। और हमें पता है कि जो हमारे पास एसिड होते हैं या कुछ एक बेस होते हैं और जो सोल्ट होते हैं, वो वाटर में जाते ही क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होकर एक कैटायन और एक एनायन दे देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जिसके थ्रू कंडक्ट हो जाती है। और ऐसी कोई भी चीज़ जो वाटर में डिसोल्व होकर ब्रेक डाउन हो रही है ना, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ ये पता चल जाता है कि जो एसिड और बेस है वो क्या करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, इसलिए वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एसिड की बात करें तो वो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा। ओके, अगर वो एक H प्लस आयन को प्रोड्यूस कर रहा है तो मोनोप्रोटिक, दो को कर रहा है डाइप्रोटिक। ओके, और जो H प्लस आयन है वो अकेले रहते नहीं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। वो H3O प्लस की फॉर्म में रहेंगे, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बेस की बात करें तो वो यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव जिसे हम लिखते हैं। तो इस तरह से जो जो बेस होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। ओके, और जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती है तो हमने कहा था वहाँ वाटर बना है। वो वाटर देखो कैसे बनेगा, एसिड से H प्लस मिलेगा, बेस से OH मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि वो वाटर कैसे प्रोड्यूस होता है जब हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। अब हम यहाँ बात करते हैं डेल्यूशन ऑफ एसिड के बारे में। तो हमने यहाँ पे पहले जब लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं, एक डाइल्यूट एसिड होते हैं। कंसनट्रेटेड में क्या होता है, वहाँ पर एसिड ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है या होता ही नहीं। और डाइल्यूट में क्या होता है, उसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम डाइल्यूशन कैसे करेंगे एसिड की। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एसिड में वाटर डाल सकता हूँ या मैं वाटर में एसिड डाल सकता हूँ। पर हम मेथड जो इस दोनों में से कोई एक ही मेथड को फॉलो कर सकते हैं। हम कभी भी एसिड में वाटर नहीं डाल सकते। अब इसका रीज़न देखो, जो एसिड होते हैं ना वो वाटर के साथ मिक्स होकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो जितना भी वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो थोड़ा सा डला है। और जब वाटर इवेपोरेट होकर स्टीम बनने के लिए बाहर निकलेगा तो कुछ एसिड्स को भी हलचल करके ऊपर ले जा सकता है, और वो एसिड के कुछ जो स्प्लैश है वो हमारी आइज़ में चला गया या हमारे बॉडी पर चला गया या कपड़ों पर चला गया तो हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी एसिड के अंदर वाटर को ऐड नहीं किया जाता। हमेशा क्या किया जाता है, कंटेनर लिया जाता है, उसमें वाटर डाला जाता है, फिर हम क्या करते हैं, एक ड्रॉपर की हेल्प से उसमें एसिड डालते हैं और एक स्टीरर से उसको स्टीर कर रहे होते हैं। कुछ ड्रॉप एसिड की गई, हमने उसको स्टीर कर दिया। इससे क्या होता है कि जो भी वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है वो वाटर में ही डिस्पर्स हो जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट नहीं होती। तो हमने यहाँ ये देख लिया कि एसिड को कभी भी वाटर में ऐड नहीं किया जाता, सॉरी, एसिड जो होता है उसमें कभी भी वाटर ऐड नहीं किया जाता, हमेशा एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है। तो जैसे जैसे हम एसिड को ऐड करेंगे वाटर में, वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हमारे पास सेम वही आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सी हैं। तो मैंने अभी बताया था जो चीज़ पानी में खुद को पूरा यानी डिसोल्व कर सकती है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो फुल पूरे के पूरे डिसोल्व हो जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो कुछ एक हो पाएंगे वो होंगे वीक। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड बेस। ये वीक एसिड्स हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, NH4OH वीक बेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया एसिड के बारे में और बेस के बारे में, जो जो इसकी रिएक्शंस थी हमने उसकी स्टडी कर ली। अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं पीएच। अब यहाँ पीएच का मीनिंग क्या होता है, पीएच का यहाँ मीनिंग है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। अब जो पोटेंस है इसका मतलब होता है पावर। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर। यहाँ हम H प्लस की बात करें तो हाइड्रोजन में तो H प्लस ही है, तो यहाँ पे जब H प्लस की जो कंसंट्रेशन है ना उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पीएच निकालते हैं। तो जो हमारे पास H प्लस है उसको तो हम H3O प्लस लिखेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। हम इसका लॉग कर देंगे, जो कि आप 9th-10th में सीखोगे आगे, सॉरी आगे आप +1 में सीखोगे अच्छे से, या 10th में थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन आ जाएगा मैथ में। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं,
इसी को हम pH कहते हैं। माइनस लोगेरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज नोन एज pH। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि pH क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, और इसका नंबर जो है वो इंडिकेट करता है कि एसिडिक चीज होगी या बेसिक होगी। एक्चुअली में इसकी वैल्यू 0 से 14 जाती है। अगर ये 0 से 6.9 तक जा रही है तो हम कहेंगे एसिड है। अगर इसकी वैल्यू 7 जा रही है तो हम कहेंगे न्यूट्रल है। ओके, और अगर इसकी वैल्यू 7.1 से लेकर 14 जा रही है तो हम कहेंगे बेस है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा, न्यूट्रल कब होगा। इसके अलावा जो हमारे सोल्ट होते हैं वो भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं। अगर सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है तब वो न्यूट्रल होगा, उसकी पीएच हमें 7 मिलेगी। अगर जो सोल्ट बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है तब वो एसिडिक सोल्ट होगा, उसकी पीएच लेस देन 7 मिलेगी। और अगर जो हमारा सोल्ट बना है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो वो सोल्ट बेसिक होगा, उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 मिलेगी। और अगर कोई ऐसा सोल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से बना है तो हमें नहीं पता कौन ज़्यादा वीक है दोनों में से, तो वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, डिपेंड करेगा हमने कौन सा लिया है वहाँ पे। तो इस तरह से हमने यहाँ ये देख लिया कि सोल्ट्स की पीएच भी हम यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने यहाँ पे ये शो कर दिया कि 0 से 6.9 तक एसिड है, 7 पर न्यूट्रल है, 7.1 से आगे बेस है। तो जो भी था वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है कि जब एसिड कब होगा, न्यूट्रल कब होगा, बेस कब होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो पीएच होगा ना हमारे डेली लाइफ में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअल में यहाँ पे पीएच की इंपॉर्टेंस नहीं, एसिड और बेस की पूछी गई है। और एसिड और बेस को तो हम पीएच से डिनोट कर सकते हैं। अगर पीएच लेस देन 7 है तो एसिड है, ग्रेटर देन 7 है तो बेस है। तो हमने यही देखना है कि हमारी डेली लाइफ में ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्लांट्स के बारे में तो सॉइल की एक ऑप्टिमम पीएच होती है, यानी उसकी एक रेंज होती है। अगर उस रेंज से ज़्यादा पीएच है यानी ज़्यादा बेसिक है, या कम पीएच है यानी एसिडिक है, तब वहाँ पे प्लांट है वो नहीं लग पाएगा, वो मर जाएगा, पहले ही वो सड़ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, सोइल की एक ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन करना होता है। अगर हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पे क्रॉप लगाने वाले हैं तो। ओके, सेकंड थिंग क्या आती है कि अगर हम एसिड रेंज ज़्यादा हो रही है, मान लो ज़्यादा पोल्यूशन से सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में चली गई, ओके, एटमॉस्फेयर में चली गई, वाटर के साथ मिक्स होकर उसने एसिड बना लेगी, तो तब वो एसिड रेन की फॉर्म में वापस नीचे आएगी। तब अगर वो क्रॉप्स के ऊपर गिरती है तो क्रॉप्स खत्म हो जाएंगी, हमारी बॉडीज पे गिरती है, हमें रैशेज हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर वो वाटर बॉडीज यानी रिवर वगैरह में गिरती है तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। और अगर वो क्या होती है, कोई मोनूमेंट्स हो गए या फिर स्टैचूज वगैरह हो गए जो कि मार्बल के बने हैं, उन पे गिरेगी तो मार्बल क्या होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसके साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो हमने अभी देखा था CO2 गैस बाहर निकलती है। यानी जो भी स्टैचू वगैरह होंगे, जैसे ताजमहल टाइप, हमारे पास जो भी मैटर होगा जो मार्बल का बना हुआ है, उन सबको क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारी रेन है उसकी पीएच भी मेंटेन होनी चाहिए। और वो कैसे मेंटेन होगी, जब पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक। जो हमारा स्टमक होता है ना, उसकी भी एक पीएच होती है। अगर हम स्टमक की बात करें, उसमें एक एसिड जनरेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो क्या करता है, वो पेप्सिन को एक्टिव करता है। पेप्सिन क्या करेगा, हमारे फूड में जो प्रोटीन होगा ना उसको क्या कर देगा, उसको डाइजेशन करवाने में हेल्प करेगा। जिस वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो डाइजेशन में है वो क्या करता है, HCl हेल्प करता है। पर अगर हम कुछ ऐसा खा लें कि हमारी बॉडी के अंदर HCl ज़्यादा सेक्रेट हो चुका है, तब हमें बर्निंग सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है, उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। तब हमें क्या करना पड़ता है, एसिडिटी को कम करने के लिए कोई ना कोई बेस लेना पड़ेगा। इस बेस को हम एंटासिड बोलेंगे। अगर हम उसको अपनी बॉडी में लेकर जा रहे हैं तो हमें कोई एंटासिड लेना पड़ेगा, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, या इनो हो गया, या बेकिंग सोडा हो गया, जिससे हम न्यूट्रलाइजेशन करके क्या कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा एसिड है ना उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइज करके कम कर सकते हैं, जिससे बर्निंग सेंसेशन खत्म हो जाए। ओके, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि हम किस तरह से इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और अगर हमें हाइपर एसिडिटी हो जाए तो उस केस में हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करना होता है हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है टूथ डिके। इसमें क्या होता है कि जो हमारा माउथ होता है ना, उसके ऊपर ना जो हमारे टीथ होते हैं, इसके ऊपर ना एक लेयर होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। कैल्शियम फॉस्फेट की यहाँ हमें क्या मिलेगी, एक हमें
लेयर मिल जाएगी और ये इसे हम एनेमल बोलते हैं। ओके, और ये जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो आपके माउथ में कुछ बैक्टीरिया उस मीठे को क्या करेंगे, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। या आप एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो तो वो एसिड क्या करेगा, इस बेस के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा बॉडी में। फिर पीछे जो टूथ होगा उस पे डिके हो जाएगा, जिससे कैविटीज़ हो जाएंगी और हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हमारे माउथ में अगर एसिडिटी क्रिएट हो रही है, कोई एसिडिक चीज़ें बन रही है, तो हम क्या करते हैं, हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि हम मेनली बेसिक इन नेचर पहले से ही होती है, वो उसमें सोडियम कार्बोनेट वगैरह होते हैं, तो वो पहले से ही क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है। जिस वजह से क्या हो जाता है, जिस वजह से जो हमारे माउथ का जो एसिडिटी है ना वो कम हो जाती है, यानी वो न्यूट्रल हो जाएगा या थोड़ा बेसिक हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमें कैविटी नहीं होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि जो टूथ डिके है उसके केस में किस तरह से पीएच क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ एक इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रेड आंट होगी या बी होगी या कुछ नेक्टर प्लांट्स होते हैं, ये हमारे पास सॉरी नेटल लीव्स होती हैं, जो क्या करती हैं, जिनमें मिथेनोइक एसिड होता है। और मिथेनोइक एसिड जो होता है, मान लो कोई रेड आंट ने आपको स्टिंग कर लिया, तो वो मिथेनोइक एसिड को हमारी बॉडी में छोड़ देगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से ना हमें वहाँ रैशेज हो जाएंगे या पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, उस एसिड को तो हटाना है। एसिड को कैसे हटा सकते हैं, न्यूट्रलाइज करके। तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ टूथपेस्ट या बेकिंग सोडा लगा देते हैं, जिससे वो जो हमारा एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। और क्या हो जाता है, उसकी वजह से जो हमारा यहाँ पर ये लगा लो पेन वगैरह हो रहा होगा वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देख लिया कि किस तरह से जो पीएच है हमारी डेली लाइफ में वो एक इम्पोर्टेंस प्ले करता है। अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या होता है, ये बहुत सारे हमारे पास इंडिकेटर होते हैं, इनके जो मिक्सअप से हमें मिल जाता है। इसका एक स्पेशल कलर होता है कि अगर इतनी पीएच है तो हमें ये कलर मिल जाएगा। तो हम यहाँ से कंपेयर कर कर बेसिक आइडिया लगा सकते हैं, एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि जो हमारे पास एसिड्स होंगे और जो बेस होंगे उनकी कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, साथ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में कुछ 3-4 जो हमारे मेन कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।